नादिम, तो आप देख रहे हैं रीब्रांड पाकिस्तान। इसको पेश करते हैं आपके जाने पहचाने प्रोड्यूसर जनाब हनीफ खान साहब। हमेशा वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं रीब्रांड पाकिस्तान में। रीब्रांड पाकिस्तान क्या है कि वी हैव टू रीब्रांड एवरीथिंग, वी हैव टू रीप्रोड्यूस एवरीथिंग। हर चीज़ को तब्दीली के साथ पेश किया जाए, हर चीज़ को हम आहंगी के साथ नए दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है हम पाकिस्तान को रीब्रांड करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम हो। तो याद रखिए, अगर आप रीब्रांड पाकिस्तान प्रोग्राम देखना चाहते हैं, भूलिए नहीं, अगर आपकी काफ़ी ख़त्म हो चुकी है तो आप ज़रूर पाकिस्तान की सब्सक्रिप्शन लें, OPTV ग्लोबल की। OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और लोगों को तरकीन करें कि वो OPTV ग्लोबल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह है ओवरसीज़ पाकिस्तानी TV नेटवर्क। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों का ये टेलीविज़न है और ये उनकी आवाज़ है। तो देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हनीफ खान प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा रीब्रांड प्रोग्राम पाकिस्तान की रीब्रांडिंग के हवाले से है। हम अपने प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में मुख्तलिफ तज़ियाकारों को बुलाकर उनसे तज़िया लेते हैं और अपने प्रोग्राम में नाज़रीन को अवेयरनेस फराहम करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन है, मौजूदा सूरत हाल है, वो बड़ी गंभीर है। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि सीनियर डॉक्टर्स की है। वो पहले चल के हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है। ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज़ हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल ख़त्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज़ आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना, उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज़ आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताएं कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं, उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, देखा आपने कि बहुत दुख और अफसोस का मकाम है। जो अशराफिया है वो एक गिद्ध की तरह चिमटी हुई है पाकिस्तान से, और उनका कोई बंदोबस्त नहीं है करने वाला। और अशराफिया जो है वो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। और वो अशराफिया जिनका काम सिर्फ ब्लैक मनी है, गबन करना है, चोरी करना और यहाँ से पाकिस्तान से पैसा बाहर मुल्क शिफ्ट करना है। पाकिस्तान की आवाम पिस रही है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। बिल आसमान पे बातें कर रहे हैं, बिजली के बिल, लोड शेडिंग हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। आवाम बहुत परेशान है कि वो करे तो क्या करे। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और मैं असल में 2 प्रोग्राम इसलिए, अब दूसरा प्रोग्राम है मेरा ये, क्योंकि मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं प्रोग्राम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होंगे। तो इस वक्त मैं आपसे वॉइस पर ही बात करूंगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद अबीर, जो कि पहले भी हमारे पास प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और अपनी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और माशियात के हवाले से बहुत ही तजर्बा रखते हैं और बड़े अच्छे तज़िये पेश किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अपनी शो में दोबारा इनवाइट करने का। अच्छा अबीर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि बजट भी आ गया, बजट आने के बाद IMF से पैसे भी मिल गए, तो अब स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन है? आपके सवाल का जो जवाब है बेसिकली वो एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न अगर मैं कहूँ तो 2 पर्सपेक्टिव है। एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मैं खुश हूँ कि चलो फॉर द टाइम बीइंग डिफ़ॉल्ट के सिनेरियो से जो है वो हम बच गए। ऑल्दो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, ऑब्वियसली अब जो मेरी ऑक्यूपेशन है एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हम पे और मज़ीद, और ये हर पाकिस्तानी समझता है कि हर आने वाले कर्ज़े के साथ हम और मज़ीद कर्ज़दार हो रहे हैं, और ये वो कर्ज़ा है जो कि हम शायद कभी लाइफ टाइम में जो है वो पे ऑफ नहीं कर सकें।
एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं मार्केट की जहाँ तक बात करूँ, ओवरऑल मार्केट ने तो ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव लिया है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स की बात है KSE 100 इंडेक्स की अगर हम ले लें, जो बेंचमार्क इंडेक्स है, हम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक से अगर हम अपनी बात कर लें, KMI 30 इंडेक्स, KMI ऑल इंडेक्स, तो ऑब्वियसली जो 38,000 पे इंडेक्स हमारा गया था ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स की मैं बात करूँ, तो इट वाज बाउंड टू हैपन कि IMF के साथ डील फाइनलाइज होते ही इंडस्ट्री को, इन्वेस्टर्स को जो है ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलेगा कि वो मार्केट के अंदर दोबारा जो डाउनवर्ड स्पायरल में जो गिरी हुई मार्केट में ख़रीदारी की है उसको पॉजिटिव और मार्केट की रैली में बेचना शुरू करें, प्रॉफिट टेकिंग करें या मज़ीद बाय करें अच्छी अच्छी कंपनीज़ के शेयर जिन्होंने अपना कैश ऑन सेफ साइड रखा हुआ था। तो मार्केट ने तो ज़रूर रिकवर किया है। मार्केट ने इस चीज़ को, मार्केट हमेशा ऐसी न्यूज़ को पॉजिटिव लेती है, क्योंकि इन्वेस्टर जब एक चीज़ को पॉजिटिव लेता है, वो जिसमें हमारे मुल्क में सिचुएशन थी इकनॉमिकली पॉलिटिकली, तो उसके थोड़े सी अनसर्टिनिटी कम होने की वजह से ओवरऑल हमारे पास इन्वेस्टर्स आए मार्केट में, जो मेरे और आप जैसे लोग हैं, उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया और स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट की। आगे की जो सिचुएशन है अभी वो क्लियर नहीं है। आगे की अभी भी सिचुएशन अगर हम एज अ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, इन्वेस्टर अभी भी थोड़े से उसमें डाउटफुल है कि आगे मज़ीद हमें भरपूर जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उस तरीके का एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है। एनवायरनमेंट मुल्क में होना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं और आप, इवन हम सब एज अ पाकिस्तानी सिटीजन समझते हैं, क्योंकि IMF की न्यूज़ के बाद भी मैं और आप इस चीज़ को बहुत वाज़ेह तौर पे देख चुके हैं और इसमें हम मुब्तला भी हैं कि हम हर नए IMF प्रोग्राम के साथ मज़ीद इतने कर्ज में डूब रहे हैं कि वो कर्ज हम कभी भी पे ऑफ नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारी सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट ने जो है वो इसको पॉजिटिव लिया है और आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट्स अच्छी होंगी। जैसे कि प्रीवियस इंटरव्यू में आपने मुझसे पूछा था, हमेशा अच्छी डेवलपमेंट्स मार्केट्स को पॉजिटिव करती हैं, क्योंकि इकोनॉमी पॉजिटिव होगी तो स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर वही कंपनीज़ हैं जो कि एक मुल्क की जो है बेसिकली बैकबोन होती है। डॉलर के हवाले से बात करनी है। डॉलर इस वक्त आसमान को छू रहा है और ये अफवाह भी मार्केट में गश्त कर रही है कि डॉलर और मज़ीद महंगा होगा। इस हवाले से बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्या इसके असरात मुरतब होंगे। जहाँ तक डॉलर की सिचुएशन की बात है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर आम पाकिस्तानी के हवाले से बात करूँ, मेरा अगर कोई बिज़नेस ऐसा है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ख़रीदारी करने के लिए डॉलर चाहिए, और डॉलर दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, ऑब्वियसली एक रेगुलर करेंसी है। अब मसला ये है कि $1 होते हैं जो मैं अपने बिज़नेस के चीज़ों को बेच के एक्सपोर्ट करके बाहर वाले कस्टमर से पेमेंट लेता हूँ इन फॉरेन करेंसी, और ऑब्वियसली वो फॉरेन करेंसी की कोई भी करेंसी हो वो कन्वर्ट होकर हमारे पास डॉलर में बैंक में आती और मुझे रिसीव होती है। बैंक अपना हिसाब किताब काटता है, जो रिसीवेबल्स होते हैं मेरे अमाउंट के, वो मुझे मिल जाते हैं। और मुल्क को फ़ायदा ही होता है कि भाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करके मुल्क के अंदर डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, और डॉलर्स जितने ज़्यादा आएंगे मुल्क में उतना फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली रिज़र्व बढ़ते हैं, मुल्क के रिज़र्व जितना डॉलर से भरेगा उतनी जो कुव्वत ख़रीद है, जो बाइंग पावर है एक मुल्क की, वो बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो इस रिजर्व में $24 बिलियन के बाद जो अभी अच्छा खासा डिक्लाइन आया, ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे यहाँ फ्लड भी आया, पोस्ट कोविड हम रिकवर कर रहे थे, रशिया यूक्रेन की वॉर है। डॉलर की जहाँ तक इस वक्त बात है, अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री फुल फ्लैश अभी उस तरीके से नहीं खुल के प्रोग्रेस करी जिस तरीके से कर रही थी। और एक डेवलप मुल्क जब करता है तो ऑब्वियसली उसके पास रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं, और रिजर्व्स उसकी कमाई से इंक्रीज होते हैं, लोन लेके इंक्रीज नहीं होते। अभी जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं दिसंबर तक तकरीबन हमें $10.5 बिलियन इन डेट पेमेंट जो होती है, कर्जों की जो पेमेंट है जो हमने बाहर से मुल्कों से लिए हुए, वो हमने वापस करने। अब इस वक्त जो हमारे पास रिजर्व्स रखे हुए हैं वो लोन वाला रिजर्व है, वो लोन वाला डॉलर है जो कि हमें IMF से मिला, वर्ल्ड बैंक से मिला। तो उसकी जो वैल्यू होती है हमारी अपनी करेंसी में या सर्कुलेशन में, वो इतनी खास नहीं होती। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डॉलर्स अभी हमें IMF से मिले हैं, $2 बिलियन, $1 बिलियन इधर उधर से आ जाते हैं, फिर रोल ओवर चाइना कर देता है। डॉलर की जो असल में कीमत अभी भी इसलिए बढ़ेगी और पाकिस्तानी रुपया इसलिए भी डेप्रिशिएट होगा क्योंकि अभी हमारा मुल्क इकोनॉमिकली रिकवर नहीं किया है, हमारी इंडस्ट्रीज अभी भी बंद हैं, हमारी टेक्सटाइल इस वक्त बंद है। तो वो डॉलर की जो कदर है वो अभी भी जो है वो हम खोते रहेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी रुपये की जो एप्रिसिएशन है वो अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं और हम बेच नहीं पा रहे, ख़रीदो फरोख्त वैसे ही अभी हमारा कम हुआ है। तो डॉलर अभी भी आई स्टिल फील के कंसिडरिंग कि अगर
देखें एक चीज़ और भी देखनी होती है। अब ये एज एन इकोनॉमिस्ट मैं यह चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा आपकी कम्युनिटी को, मेरी कम्युनिटी को जो इसको देख रहे हैं इंटरव्यू को। डॉलर को अगर आपने देखना है तो आपने यूएस इकोनॉमी के भी हालात देखने हैं। यूएस इकोनॉमी के हालात अगर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो दुनिया भर में ग्लोबली डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा पाकिस्तानी रुपया वैसे ही डेप्रिशिएट हो रहा है जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, और इसी वजह से फिर हमें और मजीद पाकिस्तानी रुपया देना पड़ेगा $1 की खातिर। तो अभी सिचुएशन फिलहाल अच्छी नहीं लगती, और डॉलर तकरीबन ऐसा नहीं है कि 250 से नीचे आ जाएगा। 250 से नीचे आने का कोई रीज़न नहीं बनता, उसकी वैल्यू नहीं बनती, उसके पीछे रीज़न नहीं बनता, क्योंकि अभी हमारी इकॉनमी अभी भी शट डाउन है, अच्छी खासी बंद है। उम्मीद करते हैं आगे हालात अच्छे हों, हमारी इकॉनमी खुले, एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्रियाँ खुलें, अपनी चीज़ें हम बेच पाएँ, बेच के मुल्क में डॉलर्स अपने बेचे हुए चीज़ों से, अपनी मेहनत की चीज़ों को बेच कर जो पैसा कमा के लाया जाता है, जो डॉलर कमा के लाया जाएगा, उसकी वैल्यू होगी, और उसकी वजह से भी डॉलर की वैल्यू पाकिस्तानी रुपया हमारा अप्रिशिएट करेगा और डॉलर डेप्रिशिएट करेगा। मौजूदा हुकूमत ने इस वक्त कोई माशी प्लानिंग नहीं की हुई, कोई इस तरह का प्लान लेकर नहीं आए हुए हैं कि ताजरों को कोई रिलीफ मिले। और आप जानते हैं कि इस वक्त बिजली के बिल बढ़ गए हैं, तो हमारा जो तजारती तबका है, जो ताजिर बरादरी है, वो अपनी मईशत को किस तरह आगे रन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा परेशानी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है जो आपका सवाल है। मैं इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में इसको मैं कंक्लूड करूंगा और इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आम आवाम को एज एन इकोनॉमिस्ट। जब फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस करता हूँ, ठीक है, आप भी एक बिजनेस करते हैं, मैं आपसे बिजनेस करता हूँ, मैं आपको अपनी चीज़ बेचता हूँ, आप मुझे अपनी चीज़ बेचते हैं, हमारे बीच खरीदो फरोख्त चल रही है, अच्छी खरीदो फरोख्त चल रही है। तीसरा एक बंदा आता है, वो मुझसे एक चीज़ लेता है, लेकिन मुझसे वो चीज़ खरीदने के लिए आपसे पैसे लेता है, आपसे पैसे लेके मुझे देता है और मेरी चीज़ ले जाता है। अब मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, लेकिन आपसे जो उसने उधार लिया हुआ है, वो उधार आपको चुकाने के लिए वो मुझसे पैसे लेता है और मुझसे पैसे लेके आपको दे देता है। हो ये रहा है बेसिकली कि हमारी यहाँ, अल्लाह माफ करे, गलत पॉलिसीज की वजह से ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 25-30 साल से, एक आवाम ने भी न्यूज़ में और अमूमन कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जो गर्दशी खसारा है हमारा, सर्कुलर डेट जिसको हम कहते हैं। सर्कुलर डेट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है, टैक्स लेती है, टैक्स जमा करके गवर्नमेंट पावर सेक्टर के इदारों से या बाहर से ऑयल इंपोर्ट करना है, उन इदारों को पैसे देती है ताकि वो जो स्टेट ओन एंटिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट की एंटिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है, पीआईए हो गया आपकी अल्लाह भला करे, और भी पीआईसीटी आपका हो गया, आपकी पीएसओ वगैरह हो गए, पावर सेक्टर आपका हो गया, गवर्नमेंट का काम है इन इदारों को टाइमली उनकी जो भी पेमेंट बनती है वो दे। गवर्नमेंट जिससे जाहिर सी बात है उनसे चीज़ें ले रही है तो उनकी पेमेंट भी करेगी। मसला ये कि हमारे मुल्क में पिछले 30 साल में गलत पॉलिसीज़ की वजह से और एक आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, पावर प्रोड्यूसर्स के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से मसला ये हो रहा है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर का कर्ज आ रहा है, दूसरा तीसरे का, चौथे का। अब इसको सॉल्व करने के लिए होता ये है कि IMF से हमें लोन चाहिए, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की कमी होती है। मसला ये आ जाता है कि हम पे जो टैक्स लगता है, वो टैक्स की जो शरह है वो इंक्रीज होती रहती है, और मसला ही सारा ये है कि अच्छी पॉलिसीज ना होने की वजह से, अच्छे सॉल्यूशन ना होने की वजह से कोई भी गवर्नमेंट गर्दशी खसारे को फौरन से ख़त्म नहीं कर सकती। उसके लिए हमें एटलीस्ट 10 साल की मजीद कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी गवर्नमेंट आके, अच्छी पॉलिटिकल टीम आके जब अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेगी, OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, PPL, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ये मैं एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ कि जब इन कंपनीज से लिए गए डिविडेंड को रीपेमेंट वो करेंगे इन इदारों को, गवर्नमेंट जिनको ओ करती है, गवर्नमेंट ने जिन जिन इदारों को पैसे देने हैं, गवर्नमेंट मुझसे आपसे टैक्स लेके और इन कंपनीज के डिविडेंड से, जो कंपनी डिविडेंड वगैरह देती हैं, इनसे रिटर्न लेके जब इन्हीं कंपनीज को दोबारा पेमेंट करती रहेंगी, जितनी गर्दशी खसारे की पेमेंट को कम करेंगे गवर्नमेंट वाले अच्छी पॉलिसीज के साथ, उतना मेरे और आप पे एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन बर्डन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है। ताजिर बरादरी भी जो है, जैसे मैंने अपने प्रीवियस अभी जवाब में आपको भी कहा, आपको भी बताया, आप भी समझते हैं इस बात को, हम सब समझते हैं कि टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट लिस्ट का, एक्सपोर्ट हमारे इनकम का सबसे बड़ा सरमाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का बंद होने का मकसद है कि हम एज अ मुल्क बैठ जाते हैं, हमारी मुल्क की इकॉनमी बैठ जाती है। तो ताजिर बरादरी हो गई, हर कोई इस वक्त जो बिजनेस कर रहा है वो इस मुल्क में इसीलिए परेशान है कि गैस का महंगा होना, क्योंकि IMF की शराइत माननी पड़ेगी, आपको डॉलर चाहिए, और
जो बिजली के रेट्स है उनको भी बढ़ाना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि सर्कुलर डेट का इतना बड़ा इशू है, गर्दिशी खसारा इतना बढ़ गया है कि वो पेमेंट करने के बावजूद भी हर इदारा, हर पावर सेक्टर, रिफाइनरी, आपका मार्केटर्स वगैरह, ये सब एक दूसरे के कर्ज आ रहे हैं और ये काफ़ी लंबा हिसाब किताब है जिसको ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा। और इसी वजह से ताजिर बरादरी होगी और हर सेक्टर के जो सब बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा है क्योंकि बिजली भी महंगी होगी, गैस मज़ीद महंगी होगी, गैस की शॉर्टेज हमारे यहाँ होती है, बिजली अभी भी हम जो है वो पावर प्लांट्स हमारे अभी भी कोल पे चल रहे हैं, सोलर पे भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी इशू कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मसला है जिसको सॉल्व करना मैं नहीं समझता कि किसी एक टीम की, पॉलिटिकल टीम की जो है बात है, ओवरऑल एक कलेक्टिव जो है वो कोशिश होगी और कोशिश होने के बाद जो है इन इदारों के साथ अच्छी पॉलिसीज को जब लेके चलेंगे तो फिर हिसाब किताब बेहतर होंगे, वरना इसी तरह गर्दिशी खसारा बढ़ता रहेगा और मेरे और आप पे जो गैस के, बिजली के जो बम है, महंगाई के जो बम है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ती रहेगी और अल्लाह माफ़ करे फिर पता नहीं आगे की क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है इन्फ्लेशन कम होते हुए नज़र नहीं आ रही और यही मेन एक सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई। अच्छा, अभी सब ये बताइएगा कि जैसे महंगाई का तूफान आता है, डॉलर के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो बायर है वो क्या करता है? मार्केट स्लो हो जाती है या किस पोजीशन में होती है? ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा हमें। सर, महंगाई की जहाँ तक बात है, महंगाई किसी भी मुल्क में हो, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान भी अगर हम किसी भी मुल्क में देखें, महंगाई को कंट्रोल करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक ये तरीका होता है कि जिस तरीके अपने, ज़ाहिर सी बात है, आप चीज़ों को बेच के अपने मुल्क में जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप उसकी जो परसेंटेज है, आप अपनी जो अर्निंग है उसको बढ़ाते हैं और जो खर्चा कर रहे हैं उसको मैनेज करते हैं। अब मैं भी एक घर चला रहा हूँ एज अ प्रोफेशनल, आप भी एक घर चला रहे हैं, हम सब घर चलाते हैं अपने अपने बेस्ट कैपेसिटी पे। लेकिन अगर मुझे एक माहौल ऐसा नहीं मिल रहा जहां से मैं कमा नहीं पा रहा, तो मैं फिर किसी दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट कर लूंगा जहां से मैं कमा सकता हूँ। सारा मसला यही है कि हमारे मुल्क में चूंकि एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं होती अच्छी पॉलिसी की वजह से, काफ़ी सारे जो है वो डिस्टर्बेंस हमारे मुल्क में रहती है। तो एक इन्वेस्टर, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरनर हो, वो देखता है कि जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहां पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर लेता है। हमारी स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है कि अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ऑब्वियसली जितनी कंपनीज इस वक्त लिस्टेड हैं वो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और उनके बंद होने की वजह से उनके शेयर्स के अंदर भी जाहिर सी बात है सौदेबाजी नहीं होती, हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर सौदेबाजी नहीं होती। महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से कोई भी मुल्क के अंदर जो सिटीजन होते हैं, जैसे मैं और आप हैं इस वक्त अपने हमारे इस मुल्क के, जब टॉप लेवल पे अच्छी पॉलिसीज नहीं होंगी, जब अपने अवाम से टैक्स कलेक्ट करने के बाद अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा अच्छी पॉलिसी की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाला जाएगा, आपके फॉरवर्ड प्लान्स नहीं बनाए जाएंगे, ऐसी चीज़ों को नहीं किया जाएगा जिससे आपके मुल्क का सरमाया बढ़े, जिससे आपके मुल्क के रेवेन्यू बढ़े, तो मुल्क के अंदर महंगाई क्रिएट होती है और आपके सबसे हमारा मेन फोकस जो है वो डॉलर की शॉर्टेज होता है। इन्फ्लेशन की वजह से एक इन्वेस्टर, जैसे मैंने कहा कि जाहिर सी बात है मैं और आप इस वक्त सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम सब गुजर रहे हैं, बहुत टफ सिचुएशन है, अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। लेकिन मुझे जहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा, मैं अपनी जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टमेंट है, अब वो पाकिस्तानी रुपये में हो, इंटरनेशनल करेंसी में हो, कहीं भी हो, मैं वो शिफ्ट करूंगा उस जगह पे जहां मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हो। तो इन्फ्लेशन आसान चीज़ नहीं है। इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने वाले भी बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने इन्फ्लेशन को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो अपने आवाम को रिलीफ देते रहते हैं साथ साथ, जिसका रिटर्न आवाम इस तरीके से देती है कि वो अपनी खरीदारी, अपनी खरीदो फरोख्त, अपने लाइफ को जो है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करती रहती है और उस तरीके से मुल्क भी अच्छा चलता रहता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके अंदर इन्फ्लेशन हो। हमारे यहाँ मसला ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, मेरे और आपके जो खरीदने की कुव्वत है वो नहीं बढ़ती, क्योंकि जाहिर सी बात है इदारे अगर बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजनेसेस अगर ठप हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो अगर बढ़ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, तो जाहिर सी बात है घर चलाना इतना आसान नहीं है। तो अगर अपने घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होंगे तो बंदा कहाँ से एक्स्ट्रा कैश निकाल के उस स्टॉक मार्केट में डालेगा, जो स्टॉक मार्केट इन सब चीज़ों की वजह से पहले ही बंद पड़ी। तो बस ये रीज़न है। और इसके अलावा जो है मुल्क जब तक तरक्की नहीं करता, आवाम तरक्की नहीं करती, आवाम तरक्की नहीं करती, तो आवाम फिर इक्विटी मार्केट्स को उस सेंस में नहीं लेती, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स के अंदर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, उसके अंदर से रिटर्न निकालना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए भी कुछ टाइम चाहिए होता है। लेकिन अच्छे मुल्क में अच्छी इकोनॉमिक वर्किंग की वजह से उनकी मार्केट्स भी अच्छी रहती हैं, लोग भी एक्स्ट्रा सरप्लस कैश अपने इक्विटी मार्केट में डालते हैं और वहाँ से अच्छे रिटर्न जो है वो
बनाते रहते हैं। अभी साहब आपने पिछले प्रोग्राम में भी जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बड़ी तसल्ली बख्श बातें बताई थी और अवेयरनेस फराहम की थी। क्या अभी भी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताएंगे कि जो इस तरह का महंगाई का बहरान जो आ जाता है उस हवाले से स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से जो ब्रोकर हैं उनसे किस तरीके से मतलब आपने किस तरह काम करना है मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। सर जज़ाकल्लाह, ये आपका बड़ापन है और मुझे बस खुशी होती है कि मैं चूँकि अगेन इस बात को मैं बार-बार एम्फसाइज़ करता हूँ कि मैं भी आप लोग में से ही हूँ, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मुझे जानते हैं। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ। अपने लोगों की सिचुएशन को समझता हूँ क्योंकि मैं खुद उन सिचुएशन से गुज़र चुका हूँ। मैं बस बहुत सिंपल सा मैं अगेन मैसेज दूँगा, प्रीवियस इंटरव्यू में भी मैंने ये चीज़ रिक्वेस्ट की थी। कोई भी नया इन्वेस्टर है, किसी भी इक्विटी मार्केट में, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल नहीं है। मार्केट्स कैसे चलती हैं, मार्केट्स होती क्या है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। आप यूट्यूब पे जाके, अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एआई का यूज़ करके, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में उन सवाल करके आप सीख सकते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, और सारी इन्फॉर्मेशन आप नेट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल से अगर मैं मिसाल लूँ, अगर कोई लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, बहुत आम अल्फाज में बात करूँ, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस चलता कैसे है, उसको चलाना कैसे है, उसमें पैसे कैसे डालने हैं, बनाना क्या है, बेचना क्या है, ये सब चीज़ें सीखते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं। स्टॉक मार्केट में इन बेसिक चीज़ों को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे लोग शायद कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होता या फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस नहीं करना चाहिए। एक इन्वेस्टर के लिए दोनों एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटली आपको कंपनी की क्वालिटी के बारे में पता चलता है, क्या बनाती है, क्या बेचती है, उसके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं। हैस्कॉल की मैं अगर मिसाल लूँ, आप देखें हैस्कॉल जैसी बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी वो आज डिफॉल्ट हुई हुई है क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर के हालात अच्छे नहीं थे और उसकी शेयर प्राइस पे भी इम्पैक्ट आया। तो कंपनीज के एनालिसिस करना फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकली आपको मार्केट में कब एंट्री एग्जिट लेने हैं, कब छोटे मोटे ट्रेड्स करने हैं, कब उनके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करना है, चीज़ों को देखना है, उसकी हिस्ट्री में उसकी प्राइस कब ऊपर गई थी, कब नीचे गई थी, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने 7 से 8 साल की लाइफ में, 6 से 7 साल की लाइफ में तकरीबन, और मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। जो सीखता हूँ वो कम्युनिटी को सिखाता हूँ। बहुत सिंपल सी ये बस यही मिसाल है कि जब आप सीख के काम करेंगे मार्केट में, कोई भी नया इन्वेस्टर है अभी भी इक्विटी मार्केट में आना चाहता है, इक्विटी मार्केट्स में आना कभी भी आप आ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन अपने प्लानिंग के साथ आए। एक अच्छी प्लानिंग के साथ आएंगे। शुरू के 6 महीने मार्केट को सीखें, आखिरी के 6 महीने आप अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के बाद शुरू के 6 महीनों में उन कंपनीज के अंदर ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा सरप्लस कैश डालें, उन कंपनीज के शेयर्स लेके रखें। वो कंपनी जो शरिया कंप्लाइंट है और वो कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड देती हैं, पे आउट्स देती हैं, तोहफे देती हैं और अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रखती हैं, और अच्छी प्रोफाइल वाली कंपनीज हैं जिनका फ्यूचर भी आगे अच्छा नजर आता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है, और मैं हमेशा ये चीज सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसी तरीके से मैं भी इस मार्केट में सर्वाइव कर पा रहा हूँ। वरना कोई भी इक्विटी मार्केट्स होती है उसमें सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल बना दिया जाता है क्योंकि हम इस चीज को थोड़ा सा टाइम नहीं देते। जब आप टाइम देंगे, इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, शुरू का 1 साल थोड़ा टफ होता है, दूसरे साल तीसरे साल फिर आपको आदत हो जाती है और फिर आपको पता होता है कि आपने अपने कैश को और अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ को किस तरीके से लेके चलना है। इस मुश्किल वक्त में मौजूदा हुकूमत के लिए इस मुश्किल से निकलने के लिए आपके पास कोई प्लान है जो आप बता सकें इनको कि इस परेशानी से किस तरह निकला जाए? सर बहुत सिंपल सी बात है, मैं और आप एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न हम हमेशा ये चाहते हैं कि अच्छी हुकूमत का नफाज हो, अच्छे लोग आएँ हुकूमत में, क्योंकि हमारे मुल्क, दुनिया बहुत आगे चली गई सर। 21वीं सदी को ख़त्म करके वो 22वीं सदी में जा रही है। हम अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज़ और जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं, हम वही 1800 सदी में या और हम पीछे जाते जा रहे हैं। दुनिया जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, अच्छे लोगों के दिमागों का इस्तेमाल कर रही है, अच्छी पॉलिसीज लेकर आ रही है, अपने मुल्क के अंदर बेहतरी लाएंगे तो फिर हम एज अ कलेक्टिवली हम आगे बढ़ पाएंगे और अपना फ़ायदा कर पाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो मैं और आप, हम हर पाकिस्तानी शहरी इस वक्त परेशान है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं। इट्स अबाउट टाइम कि ये जो सारी हिसाब किताब होते हैं वो अब होना बंद हो जाएं, क्योंकि मुल्क इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क का गला, जो इकोनॉमी का गला है, वो घुट चुका है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि मैं और आप इस वक्त बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें, लेकिन
इसके अलावा एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम थक गए, क्योंकि हम एक चीज को बार बार वो चीज, वो रिचुअल, वो पॉलिसीज जो फेल हो चुकी हैं बार बार, उन सब चीजों को रिपीट होते हुए देख देख के ना आप थक गए। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसके अंदर इतनी विल पावर नहीं है कि वो इन चीजों को देख सके बार बार। वो इतनी पढ़ी लिखी होगी, उसका दिमाग इतना अच्छा होगा कि वो चाहेगी कि वो इस मुल्क से, अपने मुल्क से बाहर जाके अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, ऑल आई वांट, मुझे और आपको, हम सबको चाहिए भाई मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, तरीके की पॉलिसीज आए, इंडस्ट्रीज खुश होंगी, ताजर खुश होगा, मुल्क को कमा के देगा। मुल्क कमाएगा तो हम कलेक्टिवली आगे बढ़ेंगे। जब मुल्क कमाएगा, मैं और आप कमाएंगे, तो हम अपने मुल्क के अंदर महंगाई को कम कर सकेंगे। महंगाई कम करना सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक हम अच्छी चीज़ों का निफाज नहीं करेंगे, अच्छी पॉलिसीज़ का निफाज नहीं करेंगे। और बहुत बेसिक सी बात है कि हम अपने दीन से दूर हो गए। दीन के जितना हम करीब आएंगे, दीन ने हमें बताया है कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को चलाना है। हम दीन के तहत अपने ज़िंदगियों को और अपने मुल्क को उस हिसाब से चलाएंगे, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर चलाएंगे, तो मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। मुल्क के अंदर खुशहाली आई है, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर कुछ टाइम मुल्क चला है। एक गवर्नमेंट ऐसी आई जिसने अपने लोगों का ख्याल रखा कोविड के दौरान, उसने अजर दिया, उसने एक रिजल्ट दिया, हमारे मुल्क का पूरी दुनिया में नाम हुआ। वो अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो हमसे दोबारा छिन गया, और अभी दोबारा मुल्क के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हैं। उसका मेन रीज़न ये कि गलत पॉलिसीज़ और गलत, जैसे आपने कहा कि हुकूमत को क्या आप पैगाम देंगे। एज एन इन्वेस्टर, एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन, मैं यही गुजारिश करूंगा, ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ें, अच्छी पॉलिसीज़ का निफाज करें। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा होते हैं, लेकिन मुल्क की इकॉनमी को हर्ट ना करें, अपने लोगों को हर्ट ना करें, महंगाई को कम करने की कोशिश करें। और उसका मेन जो रीज़न होगा, जो मेन उसका क्राइटेरिया है, जो मेन ऑप्शन है, वो यही है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए, रूल ऑफ लॉ लेकर आए, इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट बनाए। इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट बना था पिछले 3.5-4 साल के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट हमारे मुल्क से दोबारा जो है वो चला गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी कोई नहीं करना चाहता। मैं और आप जो है वो हम अपनी बिजनेसेस को जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं। तो बस यही गुजारिश होती है, ये रिक्वेस्ट होती है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर ये चीज़ जो है वो नॉर्मल तरीके से रियलाइज नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो फिर जाहिर सी बात है अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बस मैं यही जो है वो, जाहिर सी बात है, ये मेरे अपने ओपिनियन है, हर एक का ओपिनियन चेंज हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन पुरानी सारी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करना। और अगर अगले साल भी यही सब हिसाब किताब होता रहा तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, इस मुल्क के अंदर कोई खास डेवलपमेंट फिर नज़र नहीं आती। अच्छा, हमारे जो नए आने वाले लोग हैं जो स्टॉक एक्शन में काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको क्या ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से वर्क करना चाहिए और किस टाइम पे क्या काम करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए शेयर, नहीं ख़रीदने चाहिए, इस हवाले से कुछ बताएंगे? सरमायाकारी की जहाँ तक बात है, बहुत सिंपल सी होती है, टेक्निक होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, मैं और आप उनके पास जाते हैं कि भाई सजेस्ट करें लॉन्ग टर्म कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा फंड बेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड वाले बंदे का और एक रिसर्च वाले बंदे का, इक्विटी फंड मैनेजमेंट वाले बंदे का, कंसल्टेंट का बेसिकली काम ये होता है कि वो आपको आपकी सारी सिचुएशन को देखते हुए सही चीज़ों के बारे में बताए और गाइड करे और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कराए। मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करने वाले एम्प्लॉयर हो बेसिकली, या कारोबार करता हो, या सीनियर इवन हो, मेरे साथ जितने लोकल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने जुड़े हैं ओवर द पीरियड, मेरे साथ जो कम्युनिटी में मेरे साथ रहते हैं, मुझसे सीखते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं चीज़ें, उनको मैं उसी हिसाब से अपडेट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। तो मार्केट को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ जुड़ने के साथ साथ उनसे सारा एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट करें, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनसे प्रॉपर गाइड लें। जब गाइड मिलती है, जब कंसल्टेशन मिलती है, जब प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिलती है, कंटिन्यूसली हेल्प मिलती है। हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। मैं इस चीज़ को समझता हूँ क्योंकि मैं एक ब्रोकरेज में काम कर चुका हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज़ में मैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम कर चुका हूँ, कंटेंट भी उनके लिए बनाता था उनके चैनल पे। लेकिन मेरा जो मेन सबसे ज़्यादा कम्युनिटी के साथ जो रिलेशनशिप कायम हुआ वो इसलिए हुआ कि मैं लोगों को समझाने के लिए, या मुझसे जो जैसे आपने मुझे अपने दोबारा इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया, आपने मुझे
रीच आउट किया। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपकी कम्युनिटी को मैं कुछ समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। तो सिंपल सी बात हो रही है कि मैंने भी किसी से चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने ऑनलाइन सीखा। सीखने के बाद उन सब चीज़ों को जमा किया, जमा करने के बाद मुझसे जो जुड़ता है ज़ाहिर सी बात है उसको मैं आगे वो चीज़ प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि हर एक के सिचुएशन को समझना पड़ता है, सिचुएशन को समझ के उसको उसी हिसाब से प्लान बना के देना पड़ता है। जब वो इन्वेस्टर, जब मेरे वो कम्युनिटी मेंबर्स उस प्लान पे इस प्लान को फॉलो करते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा उनसे अच्छा फीडबैक मिला है। और मेरी यही कोशिश होती है कि भाई मेरी क्या, हम सब की जो भी इस मार्केट में सिखाने के लिए बैठा है या जो सिखा रहा है, जो अच्छे अच्छे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे पास, रिसर्च एनालिस्ट ऐसे होते हैं या कम्युनिटी मेंबर ऐसे होते हैं जो सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे समझा रहे होते हैं। तो बात सारी ये कि कोई भी कारोबार करना है, कोई भी चीज़ करनी है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, जिसने जो एक्सपीरियंस रखता है पहले उससे एक्सपीरियंस सारा जो है वो निकालें, उससे एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर देखें कि आपके अंदर इतनी रिस्क एपेटाइट है, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप टाइम दे सकें। टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आप टाइम नहीं देंगे, अगर अपने लगाए हुए बीज को अगर आप सही तरीके से टाइमली पानी नहीं देंगे, सिर्फ बारिश का इंतजार करेंगे कि जब बारिश होगी तब उसको पानी मिलेगा तो वो ग्रो करेगा, नहीं करेगा, तो वो गलत हो जाता है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना कुछ कैश डाल रहे हैं, उसके प्लान के तहत एक कैश डालें। प्लान बनवाना है, मैं हाज़िर हूँ, मैं हमेशा अपने लोगों के लिए हाज़िर रहता हूँ। प्लान बनवाएं, प्लान बना के जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमेशा इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि चीज़ों को सीखना आसान नहीं है, इट टेक सम टाइम। मैंने जैसे कहा कि 6 महीने शुरू पहले मार्केट की सारी वर्किंग को सीखें, मार्केट कैसे काम करती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, और उसके बाद जो आखिरी के 6 महीने उसमें अच्छी कंपनीज़ को, चूँकि फंडामेंटल और टेक्निकल सीखने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें या उनके अंदर ट्रेडिंग करें। टाइमली जब मार्केट गिरे तब स्टॉक्स खरीदें, सारे ना खरीदें। 550 के करीब तकरीबन स्टॉक्स हैं मार्केट में, सब खरीदने की बात नहीं हो रही। हर सेक्टर का जो पायनियर बेस्ट, पायनियर सीमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, जो पायनियर बिल्कुल टॉप लेवल की कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें ग्रेजुअली। हर महीने कोई एक कंपनी उठा लें, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ हो। लेकिन जब भी इंडेक्स गिरता है, जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन आती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट पॉजिटिव होती है, वहाँ बेचना है, प्रॉफिट निकालना है, नहीं निकालना, वो प्लान के तहत जो है वो अपना एग्जीक्यूशन करें। तो इक्विटी मार्केट बुरी नहीं है, बस थोड़े हालात ख़राब हैं अभी हमारे मुल्क के, लेकिन हमेशा इक्विटी मार्केट्स अच्छा रिटर्न देती हैं उनको जो टाइमली अपने बीज को, अपनी बीज की केयर करते हैं, उनको उनके उस पौधे को केयर करते हैं, उस पोर्टफोलियो को केयर करते हैं, पानी देते हैं, उसको टाइमली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस गमले के अंदर, उस पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी कंपनीज़ के शेयर्स को लेके रखते हैं, तभी वो आगे जाके वो दरख्त बढ़ता है, और दरख्त बढ़ के वो या तो फल देगा या आपको जो है वो सब्ज़ी देगा। जो भी आपने फल लगाया वो उस पर डिपेंड करता है। और अगेन इन टेक्निकल टर्म्स, अगर मार्केट टर्म से बात करें तो अच्छे शेयर्स लेके रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बस दुआ करता हूँ आप सबके लिए, ये सबके लिए, सब मुल्क के लिए, सब हम सब दुआ गो हैं कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो, ताकि हमारी मार्केट्स अच्छी रहें, ताकि हम अपने सरप्लस कैश को इक्विटी मार्केट्स में डाल के कुछ ना कुछ अपने लिए भी और अपने खर्चों वगैरह को, खर्चों के लिए जो है वो कुछ मज़ीद पैसे जमा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबीर, आप हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ लाए और बड़ी कीमती बातों से हमें आगाह किया। नाज़रीन, जैसा कि अबीर ने कहा कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर हम मायूस हो जाएंगे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलना है और मुल्क की बेहतरी का सोचना है, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम हैं, और हमारे मुल्क से ही हमारी तरक्की है, क्योंकि अपने भाइयों के साथ मिलकर हम खड़े होंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मायूसी हमें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह से रुजू करना चाहिए। इसी के साथ मोहम्मद हनीफ का प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब
OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.